Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है इजली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए डियर। एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीटी होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारे 11th-12th इकोनॉमिक्स एंड 10 to 12 होम साइंस की सीरीज चल रही। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ऑल राइट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे एजुकेशनल करंट अफेयर राइट के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। ये हमारे इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है राइट, एनईपी के बारे में। और ये एनईपी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे राइट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको अच्छी तरह से पता है, चाहे आप केवीएस के एग्ज़ाम में बैठे हों, चाहे आपने एनवीएस का दिया हो, चाहे आपने एडब्ल्यूएस एग्ज़ामिनेशंस दिए हों, या फिर कोई भी एजुकेशनल एग्ज़ामिनेशंस में आप बैठे हुए हैं, सीटेट टैट कोई भी, ठीक है ना, किसी भी टाइप के एजुकेशनल एग्ज़ामिनेशंस में, टीचिंग एग्ज़ामिनेशन में आप बैठे हैं, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि एनईपी का आपके इसमें सिलेबस में एनईपी स्पष्ट शब्दों में मेंशन है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की मतलब 100 का 110% संभावना है, ठीक है ना। श्योर आप ये समझ लीजिए, एक नंबर आपका नंबर पक्के हैं, ठीक। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और ये जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो आपका शिक्षा मंत्रालय सीधा मैं आपको रिसोर्सेज दे रही हूँ, एंड ईज़िली यू कैन ट्रस्ट, ठीक है ना। आप बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे एक बच्चा अपनी मदर पे ट्रस्ट करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैंने हिंदी वर्जन जानबूझ के लिया है कि हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी, कॉन्सेप्ट डालना ज़रूरी है, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ भाषा का कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा, जो इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा राइट। बाकी सारी पेपर दोनों भाषाओं में होंगी। तो हमारी चूँकि हमारी मदर टंग जो है, हमारा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा इंडियन का जो है हिंदी ही है, ठीक है ना। हिंदी किसी भी स्टेट में कहीं भी आप बैठे हैं, इसलिए आप आराम से समझो। मेरा मकसद ज्ञान झाड़ना नहीं है, मेरा मकसद है हर एक नीडी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना, ठीक है ना, और आपको समझ में आना, आपके लिए बेनिफिशियल, तभी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा होता है राइट। एंड आप लोग का बहुत बहुत आभार। हमारी फैमिली धीरे धीरे आप लोग की कृपा से बढ़ रही है। बस बहुत ही जल्द हम आपको लाइव दिखेंगे। सो डियर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय, करेक्ट, भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देख लीजिए, परिचय है अपना, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। हायर एजुकेशन और संक्रिय समकक्ष संकाय, उच्च शिक्षा में समता समावेशन, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सारी चीज़ें आप देखेंगे। और अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे भी देखेंगे, क्रियान्वयन की रणनीति भी देखेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट एकदम आपको सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिचय। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और संस्कृत संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है।
सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2020-30 के लक्ष्य SDG करेक्ट। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में परिलक्षित वैश्विक विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 यानी 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य SDG अभी मैंने आपसे बोला SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त किए जा सके। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन, टीकों का विकास में सहयोगी अनुसंधान, परिणामी सामाजिक मुद्दे, बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रोजगार वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे सीखें, साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर देने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान, तार्किक, रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, समझें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएं। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? NEP 2020, राइट। कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को बढ़ते परिस्थितियों या क्षेत्रों के उपयोग में ला पाएं। ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, सोच, अनुभव, संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों क्षमताओं का संतुलन विकास करें। इसके साथ ही
पाठ्यक्रम में विज्ञान गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, मूल्य का अवश्य समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा, संवेदनशीलता विकसित करना चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है ना, मतलब समझ पा रहे हो कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 शामिल हैं, राइट, 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन, गवर्नेंस सही सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। प्राचीन सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन और स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विविध पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शैल विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज आदि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्धि की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर और संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए और उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के बारे में किए जा रहे बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होना चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षक को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं।
इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा, स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण, जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समायोजन, सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए भारत के युवाओं को भारत के बारे में और इसके विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा, ज्ञान, परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग, एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। पिछली नीतियाँ, शिक्षा पर पिछली नीतियों की ओर नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँचने के मुद्दों पर था। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 NEP 1986-92 में संशोधित किया गया। 1992 मतलब पुनः संशोधित किया गया था। इसका मतलब समझ गए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले हमारा 1986 में आई। 1986 को 1992 में संशोधित किया गया कि अधूरे काम को इस नीति द्वारा पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है। 1986-1992 की पिछली नीति के बाद एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया। इस नीति के आधार सिद्धांत शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन हो, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक
और अन्य क्षमताओं में उनके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता, संख्या ज्ञान जैसे सीखने के महत्वपूर्ण कौशल को हासिल कर सकें। ठीक। लचीलापन, ताकि विद्यार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके, कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो। इस तरह से वे अपनी प्रतिभा, रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई अस्पष्ट अलगाव न हो। करेक्ट। जिससे ज्ञान के क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच, परस्पर दूरी, असंबद्धता को दूर किया जा सके। मतलब हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता की स्वीकृति हो, पहचान हो, उसके विकास में प्रयास किया जाए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जाए। लचीलापन हो और जो है ये जो कला विज्ञान के मतलब बीच जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों और प्रोफेशनल मतलब इनको जो है वो भी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। ठीक है। इन सब के बीच में कोई अलगाव स्पष्ट ना हो, ताकि सभी एक रहे। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास हो। अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाए, न कि रटंत पद्धति पर। पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है ना। एनईटी कभी भी रटने पर जोर नहीं देता। खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास हो। करेक्ट। अवधारणात्मक जोर हो, ना कि रटंत पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रचनात्मक तार्किक सोच और तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, बहुभाषिकता और अध्यापन के कार्य में भाषा के शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा, मतलब सिर्फ साल के अंत में होने वाली परीक्षा से मतलब न हो, कंटिन्यूअस इसका बच्चे का एवल्यूशन होना चाहिए। करेक्ट। यही कहने का मतलब है। राइट। इसके बाद क्या होना चाहिए? तकनीकी यथासंभव उपयोग पर जोर। अध्यापक अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन प्रबंध में सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ, विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता समावेशन के साथ ही शिक्षा लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती तैयारी, उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण, सेवा की स्थिति, काश ऐसा हो पाता, स्पेशली सरकारी तंत्र में हो जाए। प्राइवेट में तो रगड़ते ही हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की हालत बहुत ख़राब है। सुधार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी तो वहाँ बिल्कुल नहीं होता, अंदर राजनीति होती है।
मतलब बाहर से देखने में सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर आप जाते हैं ना, वहाँ काफ़ी मुश्किल होता है। शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित किया गया। आउट ऑफ द बॉक्स विचार होने चाहिए, ठीक है ना, इनोवेटिव होनी चाहिए चीज़ें। गुणवत्ता और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान, नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, भारतीय जड़ों और गौरव से बने रहना, जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ समृद्ध और विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और प्रणालियों परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। करेक्ट। इस नीति का विज़न, इस राष्ट्रीय शिक्षा का विज़न भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थान की पाठचर्या और शिक्षा विधि में छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। नीति का विज़न छात्रों में भारतीय होने का गौरव न केवल विचार में बल्कि व्यवहार और बुद्धि और कार्य में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में होनी चाहिए, जो कि मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन, वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मामले में विश्व के नागरिक बन सके। अब ये आ गया हमारा भाग 1 स्कूल शिक्षा। डियर, हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। फिलहाल एक चीज़ बता दिए, स्कूलिंग शिक्षा के लिए ना 5334 की नई व्यवस्था लागू की गई है। यहीं से हम नए वीडियो में आते हैं, नहीं तो ओवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा।